हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज सीडीएफ। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और यू कैन से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए क्यूमुलेटिव पहले आपने टर्म कब पढ़ी हुई है। पहले हमने 9th-10th क्लास के अंदर जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी कुछ भी 3, 4, 5, तो उन केसेस के अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। लाइक अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 4, 5, इस तरफ कुछ इंटरवल्स हैं और अगर आपको इसकी CF निकालनी है तो कैसे आएगी 3, 7, 12। हम क्या करते थे, पहले ये वाली इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे और तीनों को ऐड करके यहाँ पर, यानी कि क्यूमुलेट होती जाती थी, बढ़ती ही जाती थी वो इंक्रीजिंग, क्योंकि जो भी उसके अंदर ऐड हुआ प्लस में वो पिछला तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। अभी यहाँ पर है हमारे पास टर्म क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होगा वो देखिए। हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह। यानी कि ये जो x हमारे पास है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उससे पहले की सारी जो वैल्यूज हैं वो ऐड ऑन की जाएंगी। ठीक है, लाइक जैसे आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या था, हर सैंपल पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन किया जाता था। ठीक है, हर सैंपल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिलता था। और अब हमारे पास क्यूमुलेटिव की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में आपके पास डोमेन क्या होगी, रियल। यानी कि वो जो हमने असाइन किया था ना रियल, वो रियल हमारे पास इसकी डोमेन और इसकी को डोमेन हमेशा क्या आएगी 0 to 1। ठीक है, डोमेन रियल, कोडोमेन और यू कैन से रेंज 0 to 1। अगर कोडोमेन 0 to 1 के बीच में आ रही है तो क्या रेंज कभी उससे एक्सीड हो सकती है? नहीं, क्योंकि रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी रेंज है वो 0 to 1 आएगी और डोमेन जो है आपके पास रियल आने वाली है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आपके पास डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस कोई भी रैंडम वेरिएबल हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट अभी धीरे धीरे हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। जैसे आपने उसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा था। जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर हमने कोई एक कर्व देखा था। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास कोई कर्व है, इसके नीचे का हम क्या देखते थे, एरिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो एरिया आया था, इसके आपके पास देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आई थी। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर आप एक पॉइंट पे निकाल रहे हो तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी ये मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पर भी ए आएगा तो इसका एरिया 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करके वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर इधर और इधर वैल्यू सेम है तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 आ जाती है। यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी का जो आपके पास केस आ जाएगा ना, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, पॉइंट प्रोबेबिलिटी आपके पास उस केस के अंदर 0 हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही हम और पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे कैसे, ये सभी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लाइक देखिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस है, मान लीजिए एच 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 टी टी एच टी। दिस इज अ सैंपल स्पेस जब आपने दो कॉइन को एक साथ में थ्रो किया है। ठीक है, मतलब दो कॉइन को थ्रो किया है वन बाय वन, उसके बाद ये आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं एक्स असाइन कर रही हूँ नंबर ऑफ हेड को, ठीक है, तो आपके पास किस तरीके से आएगा, एक बार हेड हमारे पास 1/4 चांसेस हैं। ठीक है, वन हेड के, दो बार हेड हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2/4। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसको आप लिख सकते हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक बार भी हेड ना आ रहा हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है, 1/4। ठीक है, अब आपको कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं केस सिखा रही हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास
ये जो नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास आ रहे हैं ये लेस देन और इक्वल टू 1 में बोल दूँ। ये क्या है, वो एक्स पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स एस एक्स इज दिस, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट एक्स है इसके अंदर ही 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 से कम या तो 0 है वैल्यू या 1 है। यहाँ क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये दोनों केसेस कंसीडर होंगे। इसके अंदर p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 एड ऑन होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 2/4, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2/4। नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास x दिया हुआ था, उसके बाद हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली। उसके बाद अगर आपके पास p ऑफ x लेस देन 1 निकालना आ जाए तो आप उसको इस तरीके से निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास एग्जांपल किसका था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए, अब हमारे पास 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, p ऑफ a लेस देन x लेस देन b। इस चीज की आपके पास वैल्यू क्या होगी, देखिए आपको पता है कि हमारे पास f ऑफ x b हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये तो पता है कि b या तो a से बड़ा है या a के इक्वल है। वैसे a से बड़ा ही है, यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली का साइन दिख रहा होगा। और हमें ये भी पता है कि एफ एक्स ए अगर हमें निकालना हो तो p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a निकालेंगे। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक रियल लाइन के ऊपर ये आपके पास 0 पॉइंट है, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2। अगर इसी को मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैं b को कंपेयर कर रही हूँ 2 से, a को 1 से, अगर मैं इस 2 से पहले वाली वैल्यूज, देखो इसके अंदर क्या है, 2 से पहले सारी वैल्यूज और इसमें 1 से पहले सारी वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1 से लेके 2। देखिए अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि एक में मैं बोल रही हूँ लेस देन और इक्वल टू 2, एक में बोल रही हूँ लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसके बीच की जो मेरे पास वैल्यू है इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वही बच जाएगा ना, डेट इज p ऑफ a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू। और क्या ये वही चीज नहीं है जो यहाँ पे आपसे पूछ रखी है, तो ये आपके पास डायरेक्टली किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, एफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पर ये x आपके पास रैंडम वेरिएबल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी। ये प्रॉपर्टी आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बाकी प्रॉपर्टी बनाएंगे। बाकी याद रखने का इजी तरीका मैंने आपको बता दिया, इतनी मुश्किल है नहीं। अगर एक बार भी आपने की हुई है तो डायरेक्टली आपको याद आ जाएगी कि b के अंदर से हमने a को कम किया। अब इसी से ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चीज की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो मुझे इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, सारा एज इट इज है। एक ए पॉइंट और ऐड हो गया, इसके अंदर x ग्रेटर देन ए था, इसके अंदर x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। तो मैं ये लिख सकती हूँ एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए प्लस में p ऑफ x इज इक्वल टू ए, राइट। मैंने क्या किया, ऊपर वाले से कंपेयर किया, मेरे पास पहली प्रॉपर्टी के अंदर जो भी था वो सारी वैल्यू सेकंड के अंदर है। एक वैल्यू मेरे पास और ऐड हो रही है, वो कौन सी वैल्यू है मेरे पास, बी की, सॉरी ए की, तो उसकी मैंने पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी 3, p ऑफ a लेस देन ये। अगर मेरे पास इस तरीके से आ जाए तो फर्स्ट आपको कंपेयर हर एक को पहले वाले से ही करना है। पहले तो आप पहले वाले की वैल्यू लिख दो, ठीक है। तीसरे केस के अंदर हमारे पास क्या है, इसके पास a नहीं था, इसके पास a है, तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास a ऐड हो रहा है। इसके पास b था, फॉर्मूले के अंदर b है, बट इसके पास b नहीं है, तो ये चीज आप कर दो माइनस, ठीक है, राइट। इस तरीके से हमने किया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर b इंक्लूडेड होता है, बट इसके अंदर b इंक्लूडेड नहीं है, तो अलग से हमने माइनस कर लिया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड था, बट हमें चाहिए ही नहीं था क्योंकि b हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर पॉइंट है ही नहीं।
इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं दोनों तरफ मैं इक्वल टू लगा दूं, वो मैंने ले लिया, एक तरफ इक्वल टू, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P ऑफ A लेस देन B, इस चीज की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। अब मुझे पता है, ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A माइनस, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब कुछ जैसे मैंने फोर्थ वाली अभी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ वाली के अंदर आपके पास क्या है, ये मैंने पूरा लिखा, इसके अंदर x क्या है, x की वैल्यू a से लेके b तक है, b वाला इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही तो बच जाएगा ना a टू b, ठीक है। इसमें से अगर मैं b को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास a टू b ही तो बच जाएगी ना वैल्यू, यही चीज मैंने इसके अंदर की है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी आ जाए, पूरा फर्स्ट वाला माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके पास वैल्यू आप निकाल लोगे, इनकी वैल्यूज अगर तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास रैंडम वेरिएबल x है वो कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस का केस ऑलरेडी गिवन है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस के केस के अंदर पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। तो हमारे पास ये चारों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये जहां पे भी पॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज की गई है वो सारी की सारी हो जाएंगी 0 के इक्वल, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पॉइंट प्रोबेबिलिटी का 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है, उस केस के अंदर पॉइंट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था जिसके अंदर मैंने वैल्यूज दी थी, जो एग्जाम्पल था हमारे पास FMS का, उसके अंदर एक का मैंने आपको ग्राफ के अंदर प्लॉट भी करके दिखाया था और बाकी दो आपको होमवर्क में दिए थे कि आपको एक बार खुद ट्राई करके आना है, ठीक है। उसमें आपने देखा था पॉइंट प्रोबेबिलिटी का 0 आना जरूरी नहीं है, 1/8 3/8 इस तरीके से हमारे पास वो आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ही अगर आपके पास बाय चांस कहीं आपको पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 भी दिख रही है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 दिख रही है तो डायरेक्टली आप उस लाइन से, उस पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो पक्का हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस है, आप एज अ रिमार्क लिख भी सकते हैं कि अगर पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 है तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस एंड वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। आई थिंक इन चार प्रॉपर्टीज में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेन आपको जो याद रखनी है वो ये वाली रखनी है, बाकी आप एट द स्पॉट उसी टाइम अगर कोई भी आपसे पूछा जाए तो वो आप बना सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट यूज होता है इसका बहुत ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अभी ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी हेल्प से, CDF की प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ ना कुछ आपका IIT JEM के अंदर पक्का कोई ना कोई ऑप्शन आएगा ही आएगा जिसके अंदर आपके पास CDF की प्रॉपर्टीज में से कुछ ना कुछ पॉइंट से आप या तो उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपको ये टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ CDF। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। अब आपको इसके बाद देखिए पता है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर एक कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही सही वैसे तो। अब इसके बाद देखिए लाइक इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि हमारे पास रेंज और कोडोमेन क्या होती है 0 to 1, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, f(x(t) होगा मेरे पास 1 के इक्वल, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होती है, t यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी इनकरेक्ट हो जाएगी बट ये चीज हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है हमारे पास f(x(t) इज इक्वल टू 1 होगा। यही अगर आप t को -इंफिनिटी टेंड करा दें तो आपके पास ये लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही है। तो ये चीज़ आपके पास अगर आप t को इंफिनिटी टेंड करा रहे हो तो आपके पास 1 वैल्यू आने वाली है, और अगर आप t को -इंफिनिटी टेंड करा रहे हो तो आपके पास 0 वैल्यू आने वाली है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। अगली आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूस, is always right continuous।
अब देखिए राइट कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि आपके पास किसी ए पॉइंट पर जो वैल्यू है वो हमेशा ए प्लस एच के इक्वल होगी वेयर एच टेंड्स टू 0, ठीक है। और यू कैन से ए प्लस 0 यानी कि कोई भी आपके पास पॉइंट है उसके जस्ट, जैसे हम रियल लाइन पे निकालते हैं ना कॉन्टिन्यूस की, यहाँ डेफिनेशन वही है जो आपने 11th-12th क्लास में कर रखी है, उससे कुछ नया नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमेशा राइट कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी हो, उस केस के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में हम यही कहते हैं कि फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हमारे पास प्रॉपर्टी है कि राइट कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें पता चल रहा है कि वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी है तो हमारे पास पूरा फंक्शन ही क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आपको जब भी चेक करना है तो आपको राइट कॉन्टिन्यूस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो राइट कॉन्टिन्यूस भी होगा। जस्ट आपको जो चीज़ चेक करनी है वो है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, उसकी चेक करके देखनी है आपको, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मैं आपसे यहाँ पर एक पॉइंट कह रही हूँ आपको, ये राइट कॉन्टिन्यूस वाला ही है कि अगर आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स, अगर आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है और x लेस देन और इक्वल टू 7, दो केसेस आपके पास दिए हुए हैं। इसमें मान लीजिए आपके पास वैल्यू 0 है, इसमें आपके पास मान लीजिए वैल्यू 1 है। तो अब इसके अंदर देखिए 7 पर आपकी वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर आप लेस देन लिखिए और यहाँ पे आप ग्रेटर देन लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 7 पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है 0, बट उसके राइट साइड में क्या आ रही है आपके पास वैल्यू 1। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तब आप मानेंगे राइट कॉन्टिन्यूस भी होगा, अदरवाइज ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि राइट कॉन्टिन्यूस हो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन रहा है तभी वो राइट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स जो है एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। एफ एक्स discontinuous at most countable points, ठीक है। यानी कि किसी रेंज के अंदर आपके पास ये चीज़ जो है डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगी, कुछ काउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर ही ये आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। लाइक अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से लेके कुछ रेंज तक आपके पास इसका ग्राफ यू बन रहा है, देन इस रेंज के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके बाद यू, यानी कि इस रेंज इसके पास आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो मतलब एक रेंज के ऊपर आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। अगर डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है तो किन्हीं कुछ एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर आ सकते हैं। काउंटेबल के अंदर आपको पता है फाइनाइट भी आते हैं, इनफाइनाइट भी आते हैं। काउंटेबल की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट होता है, वो सब मैं आपको रियल एनालिसिस के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि आपके पास जो है डिसकॉन्टिन्यूटी एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर हो सकती है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपके पास आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है अगर वो आपके पास डिफरेंशिएबल है तो जो उसकी वैल्यू होगी वो dy/dx, सॉरी, अगर ये आपके पास डिफरेंशिएबल है तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन। ये कंडीशन तभी होल्ड होगी जब आपके पास ये जो एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/1 के पास, यहाँ पर आपके पास ये जो x की वैल्यू है -∞ to ∞ है, ठीक है। अब
अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ कि हमारे पास इसका CDF है, तो आपको इसी x रैंडम वेरिएबल x का आपको डेंसिटी फंक्शन निकालना है, तो आप किस तरीके से निकाल पाएंगे? पता चल रहा है आपको कि हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्टली अगर आपको f ऑफ x निकालना है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx ऑफ f ऑफ x। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक पावर कम -1 प्लस ई माइनस एक्स, इधर से एक पावर ई की माइनस एक्स और ये प्लस बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक आपको राइट कॉन्टिन्यूस जो चीज़ है वो बच्चे भूल जाते हैं कि राइट कॉन्टिन्यूस ही माइंड में नहीं रहता कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा राइट कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, तो उसके अंदर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। सिर्फ आप लेफ्ट कॉन्टिन्यूस चेक कीजिए, अगर वो कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम लेफ्ट साइड तो आपके पास कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। राइट साइड चेक करने में अपना टाइम खराब मत कीजिएगा। साथ में अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस केस के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप आज की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। फिर भी आपको इन केस अगर कोई डाउट हो तो अब वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव अ नाइस डे।